हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाय और चैप्टर्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमने 2000 क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारे 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा और एक्साइटेड बनाया जाए, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 25 क्वेश्चंस एसएसटी चैलेंज। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे कि आपको इस टेस्ट के दौरान बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, ना तो गूगल करना है। जितना आपको आता है उसी हिसाब से आप आंसर करिए और लास्ट में देखिए आपका स्कोर कितना रहता है। अगर आप 22 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो इसका मतलब है आप एक राइट ट्रैक पर हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस 18 से नीचे है, 18 से नीचे है, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने स्कोर हुआ आपका। हर क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड्स दूंगी आपको। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको कहा 400 क्वेश्चन हमारी सीरीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारे 2026 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ हैं डीएसएसपी के। तो ये मत सोचना कि मैं वैसे बना के लेके आ रही हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं ना, बस पूछो मत। आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा का मुख्य तत्व नहीं है जिसने उनके दार्शनिक ढांचे के विकास को आकार दिया? ऑप्शन नंबर 1 है अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 4 स्वदेशी। तो अहिंसा तो गांधीवादी से जुड़ा हुआ है, सत्याग्रह भी और स्वदेशी भी। जो आधुनिकीकरण है वो गांधीवाद से कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ। मतलब गांधी जी बात करते हैं ना अहिंसा की, सत्याग्रह की, स्वदेशी की, लेकिन आधुनिकीकरण की कोई भी बात नहीं हो रही है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1793 और 1857 के बीच, 1793 और 1857 के बीच भारतीय किसानों और जमींदारों पर ब्रिटिश भू स्वराज राजस्व प्रणालियों का प्राथमिक आर्थिक प्रभाव क्या था? इससे राज्य उत्पाद के माध्यम से उनका ऋण कम हुआ था। इससे बेहतर औजारों के माध्यम से उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई थी। थर्ड ऑप्शन है इससे उन्हें मुफ्त भू स्वामित्व प्राप्त हुआ था। एंड लास्ट ऑप्शन है इससे उच्च कर्ज के कारण उनका जीवन दयनीय हो गया था। तो चलिए जल्दी बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा और अपने आंसर्स नोटबुक में मार्क करते जाइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भू राजस्व प्रणालियों का भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ रहा था। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? ऋण कम हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि ऋण को वो बढ़ाते जा रहे थे। संपत्ति में वृद्धि हुई, नहीं, बल्कि वो उधार लेके खेती कर रहे थे। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इससे उन्हें मुफ्त भू स्वामित्व प्राप्त हो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो जमींदार थे, जो बड़े पद वाले थे, वो किसानों की भूमि को छीन रहे थे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। इससे उच्च कर्ज के कारण उनका जीवन दयनीय हो गया था, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई थी क्योंकि वो हर साइड से पिसने लग रहे थे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल खजुराहो स्मारक समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? खजुराहो स्मारक समूह, यह मंदिर चंदेल वंश ने बनवाया था। चंदेल वंश द्वारा ये बनाया गया था और इसमें हिंदू और जैन दोनों मंदिर शामिल हैं और ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? गुजरात में बताना है।
तो जो कैगा है वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। और जो काक्रपारा है ये कहाँ पर है? ये होगा गुजरात में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अधिकांश हिस्से में मार्शल लॉ लागू कर दिया था? गदर षड्यंत्र, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर स्वर्ण मंदिर आक्रमण? पंजाब के अधिकांश हिस्से पर मार्शल लॉ लागू किया गया था। कौन सी घटना के बाद? ये 22 फ़रवरी को हुई थी 1922 को। जलियांवाला 1919 और गदर षड्यंत्र 1915 और स्वर्ण मंदिर आक्रमण हुआ था 1984 में। तो राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1829, 1859, 1867, 1864? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर होगा हमारा 1867। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो दर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो रेपो रेट है ये किसके अंदर आती है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो चलो ऑप्शन देखते हैं पहले। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मुद्रा और धन जारी करना। सेकंड ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटीज एवज में वाणिज्यिक बैंकों को कोलेटरल के रूप में ऋण देना। थर्ड ऑप्शन है बाजार में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करना। लास्ट ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करना। रेपो रेट में क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज एवज में वाणिज्यिक बैंकों को कोलेटरल के रूप में ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना का श्रेय किस आध्यात्मिक नेता को दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, परमहंस योगानंद और श्री अरविंद घोष? ये तो सभी को पता है, बहुत इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन तो हमें। रामकृष्ण मिशन 1897, तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1856 में अवध राज्य को धीरे धीरे कमज़ोर करने और अंततः उस पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा कौन सी विशिष्ट नीति अपनाई गई थी? व्यापगत नीति, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? अवध के लिए कौन सी नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने? तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? जीएनपी में से मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद इज द राइट आंसर। अभी तक कितने स्कोर हुआ आपका? अब क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। असली चैलेंज अब शुरू होगा। चलो देखते हैं कितने आंसर्स कर पाएंगे आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है?
इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा जीडीपी में की गणना में हम शामिल नहीं करते हैं। सरकारी सेवाएं, इंटरमीडिएट गुड, वस्तुओं का निर्यात या फिर अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। इनमें से कौन सा है? सरकारी सेवाएं शामिल होती है, बिल्कुल होती है। वस्तुओं का निर्यात ये भी होता है, और अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं ये भी शामिल होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये शामिल नहीं होते। और क्यों? क्योंकि अगर हम इनको भी शामिल कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी गणना में शामिल नहीं करते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट्स की मुख्य भूमिका क्या थी? जो रेजिडेंट्स होते थे वो क्या कार्य करते थे, उनकी क्या भूमिका होती थी? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय स्मारकों और स्थापत्य सर्वेक्षणों की रक्षा करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाना, ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशों में स्थानीय सामाजिक मामलों का प्रबंधन करना, एंड लास्ट ऑप्शन है रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक या वाणिज्यिक हितों की पूर्ति करना। तो राइट आंसर होगा, जो रेजिडेंट्स होते थे वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक हित होते थे उनकी पूर्ति करने का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आपने कौन सा वाला टिक किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड पैरासाइट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, जल्दी बताओ? डिकम्पोजर्स इज द राइट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवगढ़, एरन, नचना कुठार और उदयगिरी किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मंदिर स्थल है? क्या ये तमिलनाडु में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर केरला में है, या फिर गुजरात में है? तो चलो बताओ, देवगढ़, एरन, नचना कुठार और उदयगिरी। हम उदयगिरी से आइडिया लगा सकते हैं उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं हमें जिसका आंसर इस क्वेश्चन में छिपा होता है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उदयगिरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आदिम निर्वाह कृषि में किसान मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जो आदिम निर्वाह कृषि होती है उसमें किसान बाजार में फसल बेचने के लिए उगाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि आदिम कृषि का मुख्य उद्देश्य किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। सेकंड ऑप्शन के अनुसार कि जो आदिम कृषि फसल होती है वो परिवार के लिए होती है, खुद के लिए होती है, खुद की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सोच लिया होगा आपने, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ओनली 2। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है, क्योंकि ये बोले कि बाजार में, अब उत्पादन ही उतना हो रहा है, उसको भी बाजार में बेच देंगे तो बचेगा क्या खाने के लिए? आदिम कृषि होती है जो खुद के लिए उगाते हैं लोग, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और आवश्यक समझे जाने के अनुसार अन्य न्यायाधीशों से अनिवार्य परामर्श के बाद की जाती है, भारत के किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा की जाती है? तो हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर अन्य महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74th नगरपालिका से है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें पंचायत सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ 3 स्तरीय संरचना का प्रावधान है। सेकंड ऑप्शन है इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ 2 स्तरीय संरचना का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय निकाय का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सभी सत्रों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ 3 स्तरीय संरचना का प्रावधान है। तो 2 स्तरीय तो ये है नहीं, ठीक है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय निकाय का प्रावधान है, ये भी गलत है। इसमें 3 सत्रों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ 3 स्तरीय, ये बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट लिख दिया तो ये वाला हमारा गलत हो गया। इसमें सही है, इसमें पंचायत सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव होते हैं ना, डायरेक्ट चुनाव के साथ 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान, ये बिल्कुल सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें ये वाला गलत देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होते हैं ग्रामीण स्तर पर तो, लेकिन 3 स्तरीय संरचना है, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण सबसे अधिक है? पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र या फिर दक्कन का पठार? लौह और इस्पात उद्योग तो एक किस साइड मिलते हैं? जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उस एरिया में हमें ज़्यादा सुनने को मिलता है कि लौह और इस्पात के उद्योग हैं। तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर पठार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों पर विस्तृत और प्रामाणिक टीका महाभाष्य की रचना किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने की थी? इसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी। पाणिनि की कौन सी अष्टाध्याय और महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 21? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव आयोजित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, लोकसभा या फिर भारत निर्वाचन आयोग? या फिर इसको सीधा बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग। सभी चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जो पंचायती राज के होते हैं, जो हमने जो 73rd और 74th में जो अमेंडमेंट करके जोड़ा था, उनके लिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने क्वेश्चन सही हो गए भाई आपके? आपको अपनी तैयारी का आइडिया लग रहा होगा कि आप कितने पानी में और कितने ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरला, गोवा या फिर गुजरात? पश्चिमी तटीय राज्य, ये सारे क्या पश्चिमी तटीय राज्य है? अगर है तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कौन सी भाषा अपने प्राचीन ग्रंथ तिरुक्कुरल के लिए प्रसिद्ध है, जो तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित नीतिशास्त्र और नैतिकता पर लिखे गए द्विपदों का संग्रह है? कैसे कैसे नाम होते हैं ना। चलो, ऑप्शन नंबर 1 है कन्नड़,
जो कर्नाटका में प्रमुख है, तेलुगु जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तमिल जो दक्षिण भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है, या फिर संस्कृत जो अपने धार्मिक ग्रंथ के लिए जानी जाती है। तो संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऊपर वाले तीनों में से कौन सा हो सकता है? तिरुवल्लुर ये कौन सी भाषा का है? ये एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है तमिल भाषा का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तमिल भाषा का है जो कि साउथ में बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो सबसे पहले 13 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, या फिर 10, या फिर 8, या फिर 11? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद देखना आपका स्कोर कितना हुआ है। किस पहल का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है? अब आप सोच रहे होंगे मैं एसएसटी में ये वाले क्वेश्चन क्यों लेके आई हूँ? भाई ये PYQs है और इस बार पेपर में जो योजनाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। जल जीवन मिशन, मिशन शक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप तो होगा ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा जल जीवन मिशन, जो कि 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्कोर कितना हुआ है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।